चलिए बेटा, शुरू करने जा रहे हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन। बेटा इस सेशन के अंदर मैं आपके सामने ना लेकर आ गया हूँ आरटीपी। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो हम प्रायोरिटी वाइज चल के चल रहे हैं, तो मेरे को प्रायोरिटी पे आरटीपी को रखना है, एमटीबीस को रखना है। फिर उसके बाद हम कर लेंगे जो एक दो टॉपिक हमारे बचे हैं। आ जाओ जरा बेटा एमसीक्यूज के ऊपर आ जाओ। पार्ट नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द केस सिनेरियो है। बेटा देखो केस सिनेरियो क्वेश्चन को किस वे में अप्रोच करके चलना है। व्हाट आई विल डू, आई विल डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन टू गेट एन आइडिया कि बेसिकली पेपर के अंदर पूछना था। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा होता है जिसके लिए मुझे पूरा का पूरा केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बिना केस स्टडी पढ़े जो है मैं आंसर जो है वो दे सकता हूँ। तो एक बार हम पढ़ के जरूर देखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, चलिए। कह रहे हैं व्हाट शुड आरटीएस लिमिटेड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द इंस्पेक्शन इज नॉर्मली नोन टू लीड टू नो क्वालिटी रिजेक्शन। कह रहे हैं कि आपका आंसर डिफरेंट होता। चलो, यानी मुझे केस स्टडी तो पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू जो है वो कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, एक बार ऊपर हम पढ़ के देख लेंगे कि केस स्टडी के अंदर बोला क्या। चलो सर, अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ उसने। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ ए लिमिटेड स्टेट विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है, इन्वेंटरी की वैल्यू पूछी हुई है। चलो इन्वेंटरी के ऊपर आ जाते हैं। सर इन्वेंटरी के बारे में अगर तुम ध्यान से देखोगे ना बेटा, मुझे ना बस ये डाटा दिया हुआ है इन्वेंटरी के बारे में। ठीक है, और ये अगर तुम डाटा देखोगे तुम्हें पता क्या याद आएगा। तुम्हें अपनी ही बुक का एक क्वेश्चन याद आ जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का। क्या दिया हुआ यस था, सर। 5,000 मेट्रिक टन ऑफ इनपुट जो है वो प्रोसेस के अंदर डाला। वेस्टेज हुई है 300 मेट्रिक टन की। हमने यही क्वेश्चन आई थिंक क्लास में कवर भी करा। पांच यस हजार सर। का 5% निकालोगे कितना आता है, 250 मेट्रिक टन आता है। 250 मेट्रिक मैं कह टन। रहा हूँ एमसीक्यूज कोई मुश्किल नहीं है, उन्होंने केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू अंदर कुछ ऐसा कारनामा नहीं कर देना, नया नहीं कर देना व्हाट दे हैव डूइंग, कि जो आपके क्वेश्चन है छोटे छोटे उसको क्लब करके मिक्स कर देता है। देख लेना वही चीज करा हुआ है। 5,000 का 5% निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी 250 मेट्रिक टन। ठीक है, लेकिन 250 आपने मेट्रिक वेस्टेज टन। कितने की कर दी, आपने वेस्टेज करके बैठ के 300 मेट्रिक टन की। 300 मेट्रिक ठीक टन है, की। नॉर्मल वेस्टेज जो होगी वो कितने की होगी। सर 50 मेट्रिक टन की अब नॉर्मल वेस्टेज होगी। उसने पूछा मुझे बताओ कि एंटायर क्वांटिटी ऑफ स्टॉक वेस्ट जो है वो स्टॉक एट द एंड आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, हम्म। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अब आते हैं। क्या करेंगे सर, मेरा खर्चा कितना हुआ। सर 5,000 5,000 मेट्रिक टन वही लिया, होगा। एक की कॉस्ट पड़ी मेरे को कितना, 1000। ठीक है, तो ये हो गया 50 लाख रुपए। 100 माइनस नॉर्मल। 50 लाख को डिवाइड किससे करूंगा मैं, क्वांटिटी ऑफ जो मेरा नॉर्मल क्वांटिटी नॉर्मल क्वांटिटी। यानी 4750 से मैं डिवाइड करूंगा। कॉस्ट पर मेट्रिक मेरा टन। 4750 से डिवाइड करके मेरे पास बेटा कितना आ जाएगा, 1052, 105052.63। 1.63 आ रहा है। ठीक हाँ है, जी। अब इसको एंड में मल्टीप्लाई किससे करूंगा मुझे बताओ जरा। 47,000, 4700 से। जो मेरा 4700 से मल्टीप्लाई बचा है। करूंगा, 4947368 ऐसा करके कुछ आंसर है क्या। हाँ जी। ऑप्शन है क्या 4947368। बेटा देखो जब भी एमसीक्यू इस टाइप का है ना, मैं आपको बेस्ट सजेशन दूं, उसको सॉल्व करना, ऑप्शन बाद में देखना। बस क्वेश्चन रीड करना, ऑप्शन को बाद में देखेंगे। अगर हमारा आंसर आ रहा है तो बेटा कॉन्फिडेंस एक बढ़ जाता है, ठीक है जी हमने ठीक अप्रोच से करा होगा। तो फोर नाइन ओके फोर सर। सेवन थ्री सिक्स एट आंसर होना चाहिए। क्या ठीक है आंसर, बिल्कुल सर, फोर नाइन फोर सेवन डी। थ्री सिक्स एट आंसर इस क्वेश्चन का। चलो अगला देखो, कह रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता के चलोगे और बोथ द ग्रांट जो मेंशन्ड है अबव के अंदर। चलो यस देख लेते हैं सर। सर कौन सी ग्रांट जो है मेंशन्ड है। ग्रांट के बारे में क्या बोला हुआ है। कह रहे कंपनी ने क्या करी है, 8 करोड़ की ग्रांट मिली है गवर्नमेंट से सेटअप करने के लिए फैक्ट्री। मुझे बताओ कौन सी नेचर की ग्रांट है। नेचर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जो प्रमोटर्स कैपिटल रिजर्व में कॉन्ट्रीब्यूशन की जाएगी। नेचर की है, शेयर कैपिटल रिजर्व होल्डर्स के अंदर फंड। जाने वाली है। ठीक है, आउट ऑफ दिस ग्रांट कहने कंपनी ने 2 करोड़ पे डिविडेंड बांट दिया। बेटा ये जो गलत। 2 करोड़ पे कंपनी ने क्या कर दिया बच्चे, ये जो बेटा टू नॉट इन करोड़ का अकॉर्डेंस विद कंपनी ने ईएस। क्या कर दिया, डिविडेंड बांट दिया, इसका क्या करूंगा मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये तो गलत कर गए। तो गलत करके ए अब स्क्वायर ये के होगा, अकॉर्डिंग नहीं है। द कंपनी हैज रिसीव्ड लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट बट इट हैज नॉट रिकॉर्डेड दिस इन बुक्स एट ऑल। बुक्स में नॉमिनल वैल्यू रिकॉर्ड पे ही नहीं करना करा। अरे चाहिए सर था। फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिली तो नॉमिनल वैल्यू पे तो दिखा के चलोगे। ठीक है, तो सर यस देखो जो सर। डिविडेंड बांटा है वो इनकरेक्ट है। पहले में कह रहे हैं डिविडेंड बांटा करेक्ट है, और ये ऑप्शन गलत हो गया। डिविडेंड बांटा करेक्ट, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, बच गए ये दोनों ऑप्शन। कह रहे हैं लैंड डिविडेंड को बांटा। रिकॉर्ड नहीं करा, ये करेक्ट है, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या रह गया, डी। डिविडेंड तुमने बांटा ये भी इनकरेक्ट है, और लैंड को रिकॉर्ड करके चलोगे नॉमिनल वैल्यू पे, तो ऑप्शन हो गया जो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। बढ़ो आगे। अगला क्या था, अब आ जाओ जरा पहले एमसीक्यू की तरफ। अब पहले एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन एक बार पढ़ के देखते हैं सर। कह रहे हैं रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन डिस्पैच ऑफ द कंपोनेंट्स। The assessment would not change even if the inspection is normally known to lead to no quality rejections. The revenue should be recognized on completion of inspection. Assessment would not change even if inspection is normally lead to नो क्वालिटी no रिजेक्शन। quality rejection. The revenue should be recognized on dispatch of components. The assessment would change where the inspection is normally known to lead to no quality rejections.
और कह रहा है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए डिलीवरी ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर टू द रेलवे स्टॉक यार्ड। रेलवे स्टॉक की। असेसमेंट वुड चेंज वेयर द इंस्पेक्शन इज नॉर्मली नोन टू लीड टू नोन क्वालिटी रिजेक्शंस। चलो पढ़ के देखें सर आके इसने पूछा क्या है हमसे। कह रहे हैं आरटीसी लिमिटेड जो है वो एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट कंपोनेंट। अच्छा हम बनाते हैं। कंपनी जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट है विद द इंडियन रेलवेज फॉर अ ब्रेक कंपोनेंट विच इज स्ट्रक्चर्ड दैट द कंपनी की ऑब्लिगेशन है कि डिलीवर करेंगे कंपोनेंट रेलवे स्टॉक यार्ड को। ऑब्लिगेशन क्या है कि डिलीवर करेंगे स्टॉक यार्ड को कंपोनेंट। वाइल डिलीवरी टर्म्स कह रहे हैं आर एक्स वर्क्स द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगेजिंग द ट्रांसपोर्टर फॉर द डिलीवरी। कंपनी रिस्पॉन्सिबल है डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टर एंगेज करने में। रेलवे जो है उसने ऑर्डर भेजा एक डिफाइंड क्वांटिटी का। कंपनी ने मैन्युफैक्चर करी जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी। इन्फॉर्म कर दिया रेलवे को फॉर कैरिंग आउट द इंस्पेक्शन। रेलवे के रिप्रेजेंटेटिव ने विजिट करी फैक्ट्री। उसने कंपोनेंट इंस्पेक्ट करे मार्क करा हर एक कंपोनेंट क्वालिटी चेक स्टिकर के साथ। गुड्स जब इंस्पेक्ट हो गए रेलवे द्वारा होलोग्राम उसके ऊपर लगा दिया गया डिलीवरी आइडेंटिफिकेशन के लिए बाय द कस्टमर। जब वो डिलीवर करे गए कस्टमर लोकेशन को। ठीक है कह रहे हैं कंपनी ने क्या कर दिया इनवॉइस रेज कर दिया जब उसने गुड्स जो है वो डिस्पैच कर दिए। मैनेजमेंट ने ऑडिटर के साथ डिस्कशन करी। कह रहे हैं कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग एज ऑफ अ क्रिटिकल मैटर एज रिगार्ड टू इज अकाउंटिंग with respect subsequent events, that is events occurring after the balance sheet date. कह रहे हैं they have been checking as to which one of the following events after the reporting date provides evidence that existed at the reporting date. नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मतलब ये सब डिस्कशन करके चल रहे हैं। राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर अनाउंसिंग अ प्लान टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन ये सब डिस्कशन करके चल रहे हैं। ठीक है अरे भाई इसके बारे में पूछे नहीं। क्या बोलूं मैं पूरी राम कथा पढ़ ली मेरे राम कथा मेरे ना मतलब क्या होना चाहिए अब मुझे बताओ जरा। जब इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाएगा रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लें। अ, हाँ जी। बेस्ट ऑप्शन ये है। इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद। ओके। ए सर वैसे भगवान। उन्होंने वो डिलीवरी वाला भी बोला था भी, अगर डिलीवरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ जी भी वो उसके ऊपर है ना, जो सेलर है तो वो नहीं आएगा, मतलब जैसे जो मैंने डिलीवरी पे पढ़ा था, अगर डिलीवरी इंस्पेक्शन डिलीवरी होगी उसके बाद। बेटा मुझे एक चीज बताओ। रेलवे के रिप्रेजेंटेटिव ने कंपनी की फैक्ट्री आके विजिट कर लिया इंस्पेक्ट कर लिया ओके। कंपोनेंट और मार्क कर दिया क्वालिटी कंट्रोल चेकर के साथ। ठीक है। इंस्पेक्शन तो हो गई ना। हम्म। तो अब उसने मुझे बताओ मतलब क्या जो, जब डिस्पैच करेंगे डिलीवरी होगी तब जाकर हो जाएगा या कर नहीं दें। नहीं नहीं सर, हो जाएगा क्योंकि मतलब परफेक्ट मटेरियल करा होगा उसने क्वालिटी चेक। आ जाओ अगले एमसीयू के ऊपर। ज्ञान लिमिटेड ने बेटा 10 करोड़ पे बोरो करे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट के लिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट आ गया 1 करोड़ का सर बहुत बढ़िया। कंस्ट्रक्शन जो है वो कैरिड आउट हुई एंड ऑन एंड आउट ऑफ द बोर्विंग 4 करोड़ टेम्परेरी हमने एफडी में डाल दिए। 6% का इंटरेस्ट हम्म। रेट था उसके ऊपर 24 लाख रुपए कमा लिया। कह रहे हैं कितना बोर्विंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए। अरे भाई ये क्वेश्चन टेम्परेरी पूछेंगे में उसमें हमसे। लेस करके 1 करोड़ में से कितना माइनस कर दूं 24 लाख रुपए माइनस अगर कर दूं। 24 लाख 76 लाख रुपए अगर ऑप्शन के अंदर 70 है लाख। तो मेरा वो आंसर है बेटा। ठीक है क्या 76 लाख ऑप्शन के अंदर है। यस बिल्कुल सर सर। 76 लाख ऑप्शन के अंदर है ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आओ इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग स्टैंडर्ड व्हाट डू यू मीन बाय कार्व आउट्स एंड कार्व इन काउंटिंग इंड का एएस। थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है क्या होते थे कार्व आउट्स क्या होते थे कार्व ins। कोई भी अगर एडिशनल इन्फो गाइडेंस जो इंडिया के अंदर दी होती थी। ठीक है इन एडिशन टू इन एडिशन जो टू गिवन थी आईएफआरएस आईएफआरएस के अंदर वो तो होता था कार्व ins। काविंस। कार्व आउट्स क्या होते थे जो भी डिफरेंसेस अब होते थे। डेविएशंस आ रही हैं ठीक है जो डेविएशंस होती थी है ना। जो भी आईएफआरएस से। डिफरेंसेस होते थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस के अंदर जो आईएफआरएस के अंदर है उससे जो डेविएशन डिफरेंसेस होते थे वो आपके क्या होते थे कार्व आउट्स होते थे। राइट काउट्स। क्योंकि हमने क्या करा था कुछ एक चेंजेस करे थे इंडिया के अंदर ताकि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर इकोनॉमिक वो एनवायरनमेंट के साथ इंप्लीमेंट कर मैच सके करने क्योंकि के लिए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंस है। आईएफआरएस के अंदर अलग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एज्यूम करा गया हम अलग करके चलते हैं खत्म। Shiva started business on 1st of April 2022 with 15 lakh represented by 80,000 units of purchase each. अच्छा during the financial year ending on 31st March 23 he sold the entire stock of 35 each in order to maintain the capital intact. कैलकुलेट करो मैक्सिमम अमाउंट जो विड्रॉ कर सकते हैं अगर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन्ड है हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर। अरे यार इतना आसान क्वेश्चन। मुझे बताओ ओपनिंग इक्विटी कितनी 80,000 ओपनिंग हमारी इंटू 80,000 25। इंटू 25। ओपनिंग इक्विटी जो है वो 15 लाख की हो गई। 15 लाख की। ठीक है और अब क्लोजिंग क्या होगी करेंगे 80,000 इंटू एंटायर 35। स्टॉक जो है हमने 35 में बेच दिया। अगर पूरा का पूरा 35 में बेच दिया तो 80,000 इंटू 35 करूंगा तो मेरे पास बेटा इतना जो आ जाता है कैश आ जाएगा है ना।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 80,000 इंटू 25, अरे 15 लाख कर दिया मैंने, ये 20 लाख है, कैलकुलेशन मिस्टेक। यस। भैया इजी बीस क्वेश्चन, 28 लाख रुपए। सिली मिस्टेक। नंबर मुफ्त में दे देने थे भैया मैंने। क्या हो जाएगा, यस। 20 लाख रुपए। बीस बेटा लाख ये और चीज अट्ठाईस ध्यान लाख रखना, तो ये चीज ना ध्यान रखना, ये चीज हो जाती है पेपर में कई बार ना, इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है तो फ्लो फ्लो के हम्म। अंदर कैलकुलेशन ही कर बैठते हैं। 80,000 का 35 हो गया, मल्टीप्लाई अट्ठाईस करूंगा लाख रुपए 28 लाख रुपए। ये 28 लाख रुपए क्लोजिंग इक्विटी है, विच इज तो रिप्रेजेंटेड बाय आठ कैश। लाख ड्रॉल कर ये सकता बीस है वो। लाख रुपए क्या है, ओपनिंग इक्विटी है। ठीक है, तो कितनी ड्रॉइंग्स कर सकता हूँ सर, आठ हिस्टोरिकल लाख कॉस्ट रुपए मेथड की बात करके चल रहे हो, तो 8 लाख रुपए जो है विड्रॉ करके चल सकता हूँ ना। ठीक है, यस सर। परमिसिबल ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल एट इंटैक्ट लाख रहेगी, फिर मेरे रुपीज पास 20 लाख रुपए होगा, 20 लाख से फिर मैं 25 रुपए के हिसाब से 80,000 यूनिट खरीद सकता हूँ, अस्सी क्वेश्चन हजार खत्म। यूनिट खरीद सकता हूँ। यस। Based on the criteria of rating of the non-corporate entity, categorize the following as level 1, level 2, level 3, level 4 entities for the purpose of accounting standard compliance. रामा टेक्सटाइल हुज टर्नओवर एक्सक्लूडिंग द अदर इनकम, चलो ये तो अच्छी बात करी, एक्सक्लूडिंग अदर इनकम ही बोला। कह रहे हैं 10 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 50 करोड़ एक्सीड नहीं कर रही, अरे कौन सी थी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल लेवल थ्री। 3, लेवल 4। पक्का, हाँ बिल्कुल जी। सही सर, लेवल 3। अब मैंने क्या बोला था, मैंने कल की अगर तुमने देखा हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, मैंने सीधा बोलता था मेरे को तुम्हें क्राइटेरिया याद होना चाहिए बस। ये क्या है, लेवल 3 है। ठीक है, स्टार इंडस्ट्रीज जो है हैविंग द बोरिंग इंक्लूडिंग द पब्लिक डिपॉजिट इन एक्सेस एक्सेस ऑफ ऑफ टू 2 करोड़ करोड़ बट बट नॉट नॉट इन इन एक्सेस 10 ऑफ करोड़ 10 करोड़, कौन से में लेवल फॉल कर थ्री। गए, ये लेवल भी थ्री। लेवल 3 में फॉल कर गए। नेवान लेवल इंडस्ट्रीज इज हैविंग बोरिंग डिपॉजिट इंक्लूडिंग द पब्लिक डिपॉजिट लेस देन 50 लेस lakhs देन एट 50 एनी लाख एट टाइम ड्यूरिंग टाइम। द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। तो दो अरे करोड़ से 50 लाख नीचे से भी लेवल कम फोर। बोरिंग है। ठीक लेवल है, फोर। तो ये तो लेवल 4 के अंदर फॉल कर गए, ये तो लेवल 4 में चला गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिमिट कितनी है वैसे, सर 2 करोड़ की है। 2 करोड़। जो ठीक है, तो लेवल 2 करोड़ लेवल तक थ्री होता है, में ठीक है है। चलो। एसएस इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग इट्स बिजनेस इन इंडिया सिंस लास्ट 10 years। फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन हो है गया, तो तो लेवल ये तो वन है। पढ़ते ही लेवल 1 आना चाहिए माइंड में। डीडी फाइनेंस जो है होल्डिंग वो एसेट्स होल्डिंग कंपनी है एसएस फाइनेंस का, तो जो लेवल होल्डिंग वन। होता है इसका वो भी लेवल 1 के अंदर ही फॉल कर जाएगा। यस सर। और कह रहे हैं कि रिलायबल लेवल टू। कोऑपरेटिव बैंक है जो बैंकिंग लेवल कंपनी वन। पिछले 15 साल से कर रहा है, सर ये भी लेवल 1 के अंदर फॉल कर गया, खत्म हो गया सर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अरे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालने तो और आसान हो गया। अच्छा मुझे तो, मेरे को क्या गिवन है, मेरे को रिटेन अर्निंग्स गिवन है 17,000 रुपए। रिटेन क्यों 17 हजार। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड डेप्रिसिएशन हो गया। गिवन है, चलो प्रोविजन डेप्रिसिएशन भी कितने की नोट गिवन है, 4,000 की डेप्रिसिएशन गिवन है सर, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम होगी डेप्रिसिएशन। ऐड अच्छा हो रिटेन जाएगी। अर्निंग्स गिवन है, तो सबसे पहले एक काम कर लूं, जो मुझे बेसिकली जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स टैक्स। चाहिए होता है, पहले वहां तक मैं पहुंचने की कोशिश करूं। ठीक यस है, सर। चलो वहां तक पहुंचने की कोशिश करते 17 हैं। का। सर मेरे को प्रोविजन फॉर टैक्स जो है उसने दिया हुआ है 7,000 रुपए का। 7 हजार ठीक है, और इंटायरिम डिविडेंड दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स जो दे रखे हैं 7,000 रुपए का, ये 7,000 को मैं एड बैक कर दूंगा। ठीक है, ये अठारह प्रोविजन फॉर हजार टैक्सेशन एड बैक कर देंगे, जो इंटरम डिविडेंड आपने पे करा है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये वो इंटरम भी ऐड हो डिविडेंड जाएगा। और ये जो डिविडेंड पेड है अठारह ड्यूरिंग द हजार ऐड ईयर, हो जाएगा। ये 18,000 रुपए डिविडेंड जो है टोटल एड बैक हो जाएगा। यस ठीक है सर। जी, क्लियर है। ठीक चलो है तो भैया। मेरे पास फिर जो रिजल्ट अल्टीमेटली बनेगा वो बन 17 जाएगा से आपका 17 और 7, 24 और 18 कितना बन गया, 42,000। इसको मैं नेट हाँ प्रॉफिट जी। बिफोर टैक्स बोल सकता हूँ। मैं यस बता सर। देता हूँ आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, जब इसको सॉल्व करा है ना, तो उन्होंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं निकाला है, आपका इंस्टीट्यूट कभी कर देता है वो चीज, कभी नहीं करता, तो अगर कोई बच्चा यहाँ पर स्पेसिफिकली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं निकालता है चलेगा। इस पर क्या करूंगा, एडजस्टमेंट फॉर द नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग नॉन आइटम्स। कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एड हो जो है जाएगा। एड बैक हो जाएगी लॉस सर ऐड चार हो हजार रुपए, जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ लॉस मशीनरी ऐड हो सर जाएगा। ऐड हो जाएगा 3,000 रुपए का। प्रीमियम देन पेबल ऑन प्रीमियम रिडम्पशन ऐड जो हो है दो जाएगा हजार रुपये अगेन 2 हजार। ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट सेल अगर ऑफ लेस हो इन्वेस्टमेंट जाएगा। सर 10,000 रुपये लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर और उसके बाद आपको हमारी रिफंड ऑफ एलटीसी। टैक्सेस गिवन है, अरे सर इसको भी तो एडजस्ट करना था, रिफंड ऑफ टैक्सेस को तो क्या कर दूंगा, रिफंड रिफंड ऑफ हमारा टैक्सेस नहीं भी करेंगे। माइनस लेस कर कर दूं दो। रिफंड ऑफ टैक्सेस को भी। तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा दैट इज नथिंग बट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग ऑपरेटिंग कैपिटल फॉर वर्किंग चेंजेस। कैपिटल चेंजेस। सॉल्व करोगे 42 + 4 46 47 49, 49 में से 11,000 गए सर, 38,000 आ रहा है। देन कैलकुलेशन हमारे। एक बार चेक कर लेना बेटा बस, मुझे कैलकुलेशन का डाउट लग रहा है, कैलकुलेशन बस एक बार चेक कर लेना। सर ये जैसे मेरा जो टैक्स का रिफंड था ये अगर हमारा ऊपर लेस कर देते बिफोर टैक्स से हम्म। वहां पे चल ठीक बेटा था। वैसे प्रोविजन फॉर टैक्स में से लेस होना नहीं चाहिए वो। ओके। नॉन कैश में करेंगे ये जो मेरे को बेसिक इनकम हुई है ना मेरी। हाँ हाँ, इसको बाद में करो आप, बेसिक गेन। प्रेफरेबली बाद में करो। ठीक है, बोलो क्या करेंगे। 42 + 4 42 प्लस कितना हो गया ये, 42 + 9 हो गया 51, 40 आया 51 सर। में से 11 गए, 40,000 बच गया। 40 आया। अब ये क्या है सर, ट्रेड रिसीवेबल जो है वो क्या हो रहे हैं, ट्रेड 10,000 रिसीवेबल से हमारे 12,000 इंक्रीज हुए इंक्रीज हैं। हुए हैं सर, लेस 2,000 होंगे क्या दो होने हजार वाले हैं, से
लेस होने वाले हैं। वर्थ इंक्रीज प्रेजेंटेशन होने बेटा मैं वाला प्रॉपर नहीं कर रहा, 715 8। प्रेजेंटेशन भी देख लेना। ये क्या होने वाला है, 8,000 ऐड होने वाला 8,000 ऐड होने वाला है। है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इसका सर कुछ करूंगा तो सर? नहीं सर, ये छोड़ दो। सर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्सेशन जो टैक्स है पेड आप दिखाने जानते हो, वाले हैं। इसका अकाउंट सा बना के देखते हैं, ये बात आप हाँ जानते जी, हैं। हाँ जी। ठीक है, बेसिकली दो प्रोविजन फॉर हजार एक टैक्स का सौ एक ऐड जगह यूज होने वाला है। कहाँ यूज होने वाला है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टैक्सेशन का? पेड पे। टैक्स पेड निकालने के लिए। हाँ ओपनिंग जी, हाँ बैलेंस जी। कितना है, 4,000 पे है। क्लोजिंग बैलेंस कितना चार है, हजार 7,000 पे है। क्लोजिंग प्रोविजन 7। फॉर टैक्सेशन गिवन है प्रोविजन 7,000 मैंने की, मैंने ये सात आपने हजार ड्यूरिंग का द ईयर क्रिएट करी होगी। चार तो हजार चार पेड हजार करी पे का होगी। तुमने टैक्स पे करा होगा। अब 4,000 पे का आपने टैक्स पे करा है और इनकम 1,000 का टैक्स रिफंड माइनस आया है। नेट रिफंड। तो नेट में देखा जाए तो 3,000 पे तुम्हारा टैक्स पे आ जाएगा। नेट ऑफ रिफंड लेकर चलते हैं, वो पॉइंट टेस्ट कर गया है यहाँ पर आपका ये। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है 2,000 से 1,000 हुए, सर कम हुए हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज हो गया। ऐड कर दूं 1,000 पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो 400 400 कम लेस है, कर दूं। 400 माइनस कर ठीक दूंगा। है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन ये बिफोर टैक्स वाला अपने पास आएगा सिचुएशन। कितना लेस सिक्सटी होने वाला है सर, 8 और एक 9, 9 में चार से 2 गए 7,000, 7,000 सिक्सटी सिक्स और हंड्रेड 400 और गया 6,600। तो 6,600 जो है इसमें क्या कर दूंगा मैं, ऐड हो ऐड कर जाएगा। दूंगा, तो ये आ जाएगा फोर्टी फोर्टी सिक्स 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 हंड्रेड हंड्रेड तो इसमें से लेस करना है इनकम टैक्स पेड, लेकिन वो नेट इनकम ऑफ टैक्स रिफंड पेड लेकर हमारा चलोगे। है अब तीन इनकम टैक्स हजार पेड कितना है, 4,000 का टैक्स पे कर रहे हो, 1,000 का नेट रिफंड है ऑफ बेटा, रिफंड तीन हमारा हजार जो तीन है वो हजार लेस कर दोगे, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 43,600 फोर्टी आ थ्री जाएगा। सिक्स दिस इज हंड्रेड योर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर आपका एनालिसिस क्या कहता है? सर मेरा एनालिसिस कहता है कि तुम्हें जो क्वेश्चन आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, मुझे लगता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यू। आई डोंट नो, आई फील केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला। चलो, डन है सर, ये हो गया। बढ़ो आगे। हाँ जी सर। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, चलो रिकॉल करते हैं सर, कितना याद है हमें, देखिए जरा। You are required to how the above transaction will be treated at the closing rate for the purpose of AS 18 related party disclosure. A Limited entered into an agreement with Mr. Bhola रनिंग for बिजनेस। running a business for the fixed amount payable to the later every year. कह रहे हैं कि भाई तू बिजनेस रन कर, तेरे को फिक्स अमाउंट देंगे हर साल लेटर एवरी ईयर। कॉन्ट्रैक्ट स्टेट करता है दैट डे टू डे मैनेजमेंट जो रहेगा बिजनेस का वो मिस्टर बोला हैंडल करेगा। ठीक है सर, लेकिन जो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी है वो डिसीजन को लेकर चलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेकर चलेंगे, ए लिमिटेड लेकर चलेगा। ठीक है, ऑफ द कंपनी। मिस्टर बोला डज नॉट हैव एनी वोटिंग पावर इन ए लिमिटेड। मिस्टर बोला की कोई भी वोटिंग पावर नहीं है। ठीक है। दूसरा कहता है श्री मनोज एक रिलेटिव है केएमपी का, उसको 3.5 लाख रुपए की रेम्यूनरेशन मिली है कंपनी से उसकी सर्विसेज के लिए। 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई को उसने क्या कर दी, सर्विस छोड़ दी। अरे ये तो आरटीपी का ही क्वेश्चन लग रहा है, सेकंड वाला तो मुझे वो स्टडी मैट से ही लग रहा है। अच्छा, पहले सेकंड वाले के ऊपर बात करके चलते हैं। अकाउंटिंग एंड रेटिंग क्या कहता है, क्या रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर ये बोलता है कि अगर आपकी कोई भी पार्टीज होती हैं उनको रिलेटेड कब मान के चलोगे, अगर किसी भी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे, एनी टाइम रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर, अगर एक पार्टी के पास एबिलिटी है कि वो कंट्रोल कर सकती है दूसरी पार्टी को या एक्सरसाइज कर सकती है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग डिसीजन के पॉलिसी अंदर, ठीक है, तो वो रिलेटेड है ना। रिलेटेड तो पार्टी। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो यहाँ पर मनोज है वो केएमपी का रिलेटिव है, उसको हम रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करके चलेंगे। आइडेंटिफाई ठीक कर है, कौन सकते से हैं। पीरियड के लिए, फॉर द 1 ईयर अप्रैल से एंडेड थर्टी 30 फर्स्ट जून तक। मार्च 2023 के लिए। उसको अब जो रेम्यूनरेशन मिली है, ठीक है, उसको हम रिलेटेड पार्टी लेकर चलेंगे। तो ये तो रिलेटेड पार्टी है सर। रिलेटेड सर पार्टी। अब ए लिमिटेड जो ये एग्रीमेंट के अंदर एंटर करा है सर, इसकी अगर मैं बात कर चलूँ, मिस्टर भोला वाले केस की अगर हम बात करके चल रहे हैं, क्या मिस्टर भोला को मैं मान के चलूंगा? सर अगर बेसिकली वो मैनेजमेंट दे रहा है, मैनेजरियल सर्विसेज, तो रिलेटेड हम्म। पार्टी वैसे माननी चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट का है ना वो। मिस्टर भोला मैनेजमेंट का है, बस एक चीज देख लेना, कंपनी ने मिस्टर भोला के साथ एंटर करा। हाँ जी। ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसीज जो है, डिसीजन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ लेके चल रहे हैं। डायरेक्टर्स। मिस्टर भोला के पास कोई वोटिंग पावर नहीं है, ध्यान से देख लेना। हम्म। क्या मिस्टर भोला के पास, देखो सिंपल सी मैं आपसे बात पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि मिस्टर भोला, ओनरशिप तो देखो उसके पास है नहीं, तो हम्म। क्या वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है एक्सरसाइज कर पाएगा? बेशक फॉर अ एग्रीमेंट उसको सैलरी। पावर देता है कि भाई तू कंपनी मैनेज कर, हाँ जी। है ना, लेकिन वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो नहीं मैंने वो कर पाएगा नहीं एक्सरसाइज। सर, वो तो कुछ नहीं है उसके पास अभी। और दूसरा, वो एबिलिटी भी नहीं है उसमें कि आपको कि यार तुम वोटिंग पावर। कंट्रोल कर लो या इंस्ट्रक्ट हम्म। कर लो या डायरेक्ट कर लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, ओके। तो उसको जी। हम केएमपी क्या बोल सकते हैं? क्या मिस्टर भोला को मैं केएमपी बोल सकता हूँ? सर मेरे हिसाब से तो नहीं बोला जा सकता केएमपी। ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पर कौन से व्यू पॉइंट से आंसर गया, कह रहे हैं कोई भी इंडिविजुअल जो ओन करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट वोटिंग पावर के अंदर, ठीक है,
जो उन्हें अच्छा। कंट्रोल देता है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देता है ओवर द एंटरप्राइज और रिलेटिव ऐसे इंडिविजुअल के। अब हमारे केस के अंदर जब ओनरशिप ही नहीं है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात ही नहीं होगी। एग्रीमेंट के चक्कर में आपको ठीक है कंपनी को मैनेज करने की पावर मिल रही है, लेकिन आप में वो एबिलिटी नहीं है कि आप डायरेक्ट कर पाओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंस्ट्रक्ट कर पाओ। तो आप कोई के एमपी के अंदर क्वालिफाई नहीं करके चलेंगे, तो आप जो है रिलेटेड पार्टी नहीं हो। ठीक है। ओके सर। मार्क दिस क्वेश्चन। इसमें सर एक वो जो हमने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करा था, जो मतलब सैलरी वाला, वो वाला पॉइंट आ सकता है इसमें, जैसे मतलब डे टू डे में मैनेजमेंट। सर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था जिसको मतलब सैलरी मिल रही थी। बट डायरेक्ट कहाँ लिखा है वो डायरेक्टर है? बट वो सर मैनेजमेंट जैसे कर रहा है ना वो, तो मैं सोच रहा था उस रेफरेंस में। नहीं बच्चे बच्चे मैनेजमेंट बेटा मैनेज कर रहा, बिजनेस मैनेज कर रहा है, कंपनी के हम्म। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा थोड़ा ना वो। ओके ओके। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो ना। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस कंपनी ने एग्रीमेंट करा है विल मिस्टर भोला के साथ कि भाई बिजनेस तुम रन करो। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो डे मैनेजमेंट होगी वो मिस्टर भोला हैंडल करेगा, जबकि ठीक है। फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही देख के चल रहे हैं। हम्म। तो मिस्टर भोला का कहाँ से कंट्रोल आ जाएगा? मिस्टर भोला के पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उसका कहाँ से आ जाएगा? उसको कहाँ से बोल देंगे रिलेटेड का? ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके सर। AS24। अरे यार ये तो ये सर वही है। रिपीटेड स्टडी मैट वाला क्वेश्चन है। ठीक है। वो 4 लाइन मैंने आपको बोला है कि एग्जाम्पल्स। सीधा बोलता हूँ यहाँ पर ही बोल रहा हूँ, क्लास में भी बोला है कि अगर मान लो थोड़ी सी किस्मत खराब होना तभी स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन पेपर में थ्योरी टाइप का आ जाता है। ठीक है। बेसिकली इसके अंदर देखो कौन से पॉइंट के ऊपर टेस्ट करा हुआ है। मेयर मेयर ग्रेजुएट ग्रेजुअल फिजिकल। फेजिंग आउट जो है कैन बी कंसिडर एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इसके ऊपर कमेंट करना है। वो जो मर्जी ऊपर केस स्टडी बना के दे रहा हो, अल्टीमेटली आप हर किसी के अंदर देखोगे सेम ही आंसर जा रहा होगा, क्या लिखेंगे? कह रहे मेयर ग्रेजुअल फेजिंग आउट जो है विल इज नॉट नॉट कंसिडर कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एज डिफाइंड बट अंडर विल AS24। एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्टिविटीज जो कि क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करती बट इन कॉम्बिनेशन अदर सर्कमस्टेंस क्या कॉम्बिनेशन कर वो कर सकती हैं, वो सकते क्या है? हैं। ग्रेजुअल और एवोल्यूशनरी फेसिंग फेज आउट आउट होता था प्रोडक्ट लाइन का या क्लास ऑफ सर्विस का, आपने डिसकंटिन्यू कर क्लोज दिए फैसिलिटी सेवरल कर दी प्रोडक्ट्स जाएगी। ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर। आपने क्या कर दिया, कोई फैसिलिटीज की। प्रोडक्शन जो है वो शिफ्ट कर दिया, मार्केटिंग एक्टिविटी शिफ्ट कर दिया एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस के लिए एक लोकेशन से दूसरी में। और आपने क्या कर दिया, कोई फैसिलिटी क्लोज कर फैसिलिटी दी है। क्लोज कर दी। ठीक है। अचीव करने के लिए कि आपकी प्रोडक्शन जो है प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन और इंप्रूव हो या कॉस्ट कॉस्ट सेविंग सेविंग के पर्पज के लिए। लिए। ठीक है। ये पॉइंट है। तो जो मेयर ग्रेजुअल फेजिंग आउट है, कहेंगे उसको आप नहीं कह सकते, इन इटसेल्फ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोल सकते। ठीक है। ये चीज है। अब देखो उसके अंदर उसने ये बोला हुआ है, अब यहाँ पर पक्का क्वेश्चन के अंदर वो बात करी होगी कि भाई जो प्लान है अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव नहीं करे हैं। अप्रूव पक्का नहीं ऐसी किया कोई लाइन प्लान। कहीं तो लिख रखी होगी, पढ़ के देख लेते हैं कुछ लिखा है क्या ऐसा। देखो नो स्पेसिफिक प्लान हैज बीन ड्रॉन अप। कह रहे हैं कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं नीदर बनाया द। कि भाई डिवीजन को तुम बेचोगे। एज अ पार्ट ऑफ प्लान उसने प्लान करा कि प्रोडक्शन को रिड्यूस करके चलेंगे, कमेंस करेंगे एक नई फैक्ट्री। ठीक है। और दीज प्लान्स हैव नॉट बीन अप्रूव बाय फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पता था ये लाइन आने वाली है। तो ये तो बेटा कोई फाइनल अप्रूवल बोर्ड से भी नहीं मिला है, रेजोल्यूशन भी कोई पास नहीं हुआ है, कोई टाइम बाउंड एक्टिविटीज नहीं चल रही। टाइम बाउंड ठीक है। एक्टिविटी। तो कहने से और दिस इज ऊपर नॉट से डिस्कंटिन्यू ये ऑपरेशन। जो बात करके चल रहे हैं ये कि कंपनी जो है वो वर्क कर रही है स्ट्रेटेजिक प्लान के ऊपर कि भाई हम कार सेगमेंट से कमर्शियल के ऊपर जाएंगे। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर। उसकी भी कोई नई सेगमेंट तुमने कोई तो स्टार्ट करी नहीं है ना, कोई तुमने फैक्ट्री स्टार्ट करी है। ठीक है। तो क्या है ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? नहीं है। नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में एबीसी होल्ड करता है 15% डिबेंचर 100 रुपए वाले एज ऑन 1 अप्रैल 2.5 लाख रुपए के। इंटरेस्ट 30 जून और 31 दिसंबर। 15% डिबेंचर आपने परचेज करें ड्यूरिंग द परचेज ईयर, करके। 1 मई को कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट। फुल इंटरेस्ट। परचेज सेल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो ये। यूजिंग फीफो। बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, बस ध्यान क्या रखना है यहाँ पे स्पेसिफिकली उसने बोल दिया फीफो मेथड। यूजिंग फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट ठीक है। इंटरेस्ट कब मिलता है? सर इंटरेस्ट आउट। मिलता है 30 इकतीस जून और दिसंबर को। 31 को। डाटा कब का दे रहा है? 1 अप्रैल का, तो एक्रूड एक इंटरेस्ट की बात अप्रैल। हो जाएगी। अप्रूव्ड का क्या स्टेटमेंट करूंगा हो सर? जाएगा ये। 3 महीने का। डेट, पर्टिकुलर्स। डेट पर्टिकुलर। ठीक है। नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू ले लें। ठीक है। देन मंथ्स ले लेंगे। इंटरेस्ट इंटरेस्ट। और अमाउंट सेम यस सर। कॉलम्स यहां बन जाएंगे। सर 1 अप्रैल को कितने थे? 2,000 थे। 2000। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। 2,000 इंटू 100 कितना हो गया? 2 लाख रुपए हो गया। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना? मुझे बस इतना बताना सर सर, 2.5 लाख तीन की तो महीने का कॉस्ट है, इंटरेस्ट तो होगा। 2.5 लाख तो यहाँ पे चलो डाल दूंगा।
इंटरेस्ट कितना, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा 3 महीने का, 2 लाख के ऊपर 15% हो गया 30,000, और 30,000 3 महीने का कितना हो जाएगा, 7500 रुपये। 7500 रुपये आ गया। ठीक है। अब कैलकुलेशन बेटा मैं थोड़ी सी इस तरीके से तेज करके चलूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, बड़ा मैनेजेबल है। मुझे क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा लगा नहीं कि यार कुछ बहुत खास पूछा है। 1 मई को क्या करा, 1000 डिबेंचर परचेज करे, तो क्या हो जाएगा सर, टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, 90.5। 1000 डिबेंचर परचेज करे तो 1 लाख में तुमने खरीदे हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए सर, 1,05,000 पे जो है वो कम इंटरेस्ट प्राइस है। तो एक बार अगर तुम इंटरेस्ट निकालो, तो 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट, सर एक एक लाख लाख के के ऊपर ऊपर पंद्रह हमारा परसेंट तो इंटरेस्ट हो गया 15%। 15,000। लेकिन कितने और महीने का चार इंटरेस्ट महीने का निकालूंगा है सर, पिछला इंटरेस्ट चार। जो है दिसंबर 31 को मिला हुआ है। तो मुझे 4 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो 1 लाख का 15% इंटू 4/12, तो 5,000 रुपये का इंटरेस्ट आ जाता है। तो 1,05,000 में 5,000 का इंटरेस्ट है, तो 5,000 यहाँ आ पाँच जाएगा, हजार 1 लाख एक यहाँ आ लाख जाएगा। वर्किंग नोट जो बना के दिखा रहे हैं, 1 नवंबर को 1200 डिबेंचर तुमने एक्स इंटरेस्ट बेच रही है। ये पेमेंट लो कर बेटा, दिया। बाई एक बैंक। 28 ठीक है, 1200 डिबेंचर यानी 1,20,000 रुपए के डिबेंचर तुम बेच के बैठ गए। कितने में बेचे, 1,28,200 में। एक 28 200 अमाउंट वाले में। कॉलम में कितना चल जाएगा, 1,28,200। एक 28 दो अच्छा, सौ बेचे कब है, 1 नवंबर को, बस यहीं पे गड़बड़ कर जाओगे। सर बीच में 30 जून आई है, 30 जून को पहले रिसीव तो कर लो 30 जून इंटरेस्ट का भाई मेरे। इंटरेस्ट आएगा। पहले 30 जून को इंटरेस्ट तो रिसीव कर लो। तो इसमें तीस थोड़ी जून हो को यहाँ जाती है पर सर क्या आने गड़बड़। वाला है। सर इसी में थोड़ी हो जाती है गड़बड़, कई बार रह जाता है ये एंट्री मैंने आपको क्या इंटरेस्ट बोला है, वाली। देखो, मैं बेटा अभी तो जल्दी डिस्कस करना है, स्पीड से डिस्कस करना है। अदरवाइज क्या करोगे, आप क्या करोगे, टाइमलाइन बनाओगे। हम्म। हमेशा टाइमलाइन जब बना के चलोगे कभी गलती नहीं होगी। अगर मैंने टाइमलाइन बनाई होगी, पहली डेट 1 अप्रैल आई, अगली डेट आ जाएगी। ठीक है, अगली डेट कौन सी आ जाएगी, 1 मई आ जाएगी। 1 मई के एक बाद मई 30 जून आ जाएगी। 30 जून 30 जून के बाद कौन सी आ जाएगी, नवंबर एक। नवंबर आ जाएगी। नवंबर के बाद अगली देन डेट कौन 30 सी आ जाएगी, नवंबर। नवंबर 30 30 आ नवंबर। जाएगी। फिर 31 दिसंबर आ जाएगी। 31 31 दिसंबर दिसंबर को इंटरेस्ट भी है, 31 दिसंबर को सेल भी है। सेल भी। 30 जून, 30 जून को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, नॉमिनल 30 वैल्यू में तो जून को सर कुछ नहीं जाना। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अंदर कितना अमाउंट जाने वाला है सर, अब 6 महीने का इंटरेस्ट ले लूंगा सर। 6 महीने का 3 इंटरेस्ट लाख के। निकालो जरा, कितना है अब, मैं कितने डिबेंचर है मेरे पास, 3 लाख रुपए के सर तीन डिबेंचर है। लाख 3 लाख का 15% और 6 महीने का कितना हो जाएगा, 22,500। 22,500 बस। का बेटा इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, अमाउंट कॉलम में कुछ नहीं। सर अब आओ, अब बेचा कब है तुमने, 1 नवंबर को। 1 नवंबर को 1,20,000 रुपए के तुमने नॉमिनल वैल्यू वाले डिबेंचर बेचे। कितने में बेचे थे, 1,28,200 एक के अंदर अट्ठाईस तुमने दो सौ बेचे। में। पहले तो इंटरेस्ट निकालो सर। सर अब 1 नवंबर है तो 4 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 30 जून से। यस सर। 1,20,000 के उधर 15%, इंटू बटा कितना, इनटू 4/12। हमारा है। 6,000 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है, एक्स इंटरेस्ट है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। सर अगर मैं, उसने बोला प्रॉफिट फीफो हमारा मेथड है। है। सर मेरे पास यहाँ पे वो स्टार्टिंग में हमारा 2,000 डिवेंचर थे, दो तो ये हजार तो बड़ा डिवेंचर आसान हो खरीद। गया ना। सर ढाई ढाई लाख लाख की डिवाइडेड कॉस्ट बाय है। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1200। तो 2,50,000 डिवाइड बाय 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1200 करूंगा तो 1,50,000 आ जाता है। 1.5 लाख। सर 1,50,000 जो है मेरे पास आ रहा है, और क्या मेरा लॉस आ गया कॉस्ट आ ये। रही है। कॉस्ट मैंने बेचा 1,28,200 में, बेटा 21,800 रुपये का लॉस आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय लॉस, बाय पी बाय एंड एल के प्रॉफिट अंदर लॉस। चला जाएगा 21,800 1 नवंबर को। ठीक है, चलो सर इसके बाद क्या हो रहा है सर। सर मैंने सर अगली परचेज करे अगली हैं एक्स रेलिवेंट डेट इंटरेस्ट। आएगी 30 नवंबर। 30 नवंबर को फिर से तुम खरीद के बैठे हो। अब टू 30 नवंबर बैंक। को तुमने जब खरीदे, कितने खरीदे हैं इस बार, पांचसौ मैंने डिवेंचर इस सर बार, एक्स 500 इंटरेस्ट डिवेंचर चौवन खरीदे हैं। पाँच सौ ये लो बेटा, 5 लाख पचास के। हजार रुपये क्या चौवन पाँच सौ 50,000। निकालो जरा, 54,500 इंटरेस्ट के ऊपर हमारा से। है। 30 नवंबर है, 5 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। 15% 5/12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3,125 का बेटा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट ठीक है आएगा। जी। अच्छा, अब अगली हरकत कब हो रही है, अगली हरकत हो रही है 31 दिसंबर अगली को। हमारी 31 इकतीस दिसंबर दिसंबर को को क्या करके चल रहे सेल हो, की सर ईएमआई 31 दिसंबर को बेच भी रहे हो और इंटरेस्ट भी है। भी ठीक आ है, रहा है। देखो बेटा सीधी सी बात है, पहले ऐसा करते हैं, बेच दो। बेचोगे बेच तो दी। उसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकालोगे 6 महीने का, जो बचेगा उसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकालोगे 6 महीने का। तो कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ रहा, पहले बेचूं या पहले चलो बेच दिया बाई बैंक। कितना बेच ही बेचा देते थे। बताओ उधर, 900 सर हमने डिवेंचर बेचे बेचा कम हैं इंटरेस्ट, 900 ये लो सर डिवेंचर। 90,000 रुपये। अब एक 90 लाख हजार में। अठारह हजार में तुमने बेचा, बस इसके अंदर इंटरेस्ट भी है, तो 90,000 के ऊपर 15% निकालूंगा 6 महीने का। 90,000 के ऊपर 15%, लेकिन 6 महीने का ही हो जाएगा 6,750 रुपये। छह हजार सात सौ अच्छा। पचास रुपये इंटरेस्ट के अंदर जाएगा। 1,18,000 में से छह और हजार मैंने सात देखो सौ प्लान पचास थोड़ा माइनस सा करूंगा तो कितना आ जाएगा, कम इंटरेस्ट एक बेच लाख रहा है। ग्यारह हजार दो सौ पचास रुपये अच्छा, अब तुमने बेचा कितने में, 1,18,000 में तुम बेच एक के बैठे हो। अठारह सॉरी, हजार में। 1,11,250 में बेच के बैठे हो। एक सर ग्यारह दो सौ अब देखो पचास ध्यान से देखना सर, कौन सा मेथड है, फीफो मेथड फीफो। है ना। तो हमने 900 बेचे हैं। तो बेचा दो कितने हैं, बार 900। सर 1100। इसमें से तो 800 बचे हैं। तो ये कह सकता हूँ कि 2.5 लाख जो 2,000 की कॉस्ट थी, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 800 से। हाँ जी।
तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 2,000 मल्टीप्लाई बाय 800 करता हूँ तो 1 लाख तो कॉस्ट इसकी आ जाती है, प्लस जो बचे 100 डिबेंचर और ऊपर, वो मैंने बेचे उस हैं 100 पाँच। डिबेंचर को बेचा होगा इसमें से, 1000 वाले पे। 1000 में से, तो उसकी 1000 कॉस्ट आ की जाएगी दस कॉस्ट हजार है। 1,10,000 हो जाएगी कॉस्ट टोटल। 10,000 समझ में आया कैसा आया? हाँ जी सर। सर वो इस 1 लाख एक लाख डिवाइड में बाय से, 10,000। इस 1 लाख में से तुमने 10,000 के बेच दिए ना, तो सर 1,250 रुपए का प्रॉफिट आ गया। ये P&L के अंदर प्रॉफिट यहाँ डाल दूंगा, खत्म। सर अब 31 दिसंबर को जो डिबेंचर तुम्हारे पास बचे उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव पर करो। नहीं। सर कितने डिबेंचर बच गए हमारे पास? 8,000 से नहीं गए वो। सर 2 10 के डिबेंचर बेच के बैठे हो, और टोटल डिबेंचर तुम्हारे पास थे 3 साढ़े 3 के, तो 1,40 के डिबेंचर बचे हैं। 1,40 के ऊपर बस बेटा 15% निकाल दो चला। अच्छा ये तो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो ना, तो 1,40 के ऊपर बेटा बस 15% निकालना। 1,40 दस के पाँच ऊपर सौ सर 15%, वो भी 6 महीने का, दस दस पाँच हजार सौ पाँच सौ हो जाता है। अब क्या करना है सर? क्लोज करना है बोलिए। 31 मार्च को। 31 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन 1,40,000 रुपए के बेटा मेरे पास कॉस्ट प्लेट वेंचर बढ़े हैं। उस पे अच्छा हमारे ये 3 महीने का किसके ऊपर इंटरेस्ट। आएगा? ये अब फीफो के हिसाब से निकाल लेंगे, चलो इसके ऊपर आते हैं फीफो अभी। के हिसाब से इंटरेस्ट निकालो पहले तो 3 महीने का। एक लाख एक चालीस लाख हजार के ऊपर चालीस 3 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा 5,250 रुपए। 5,250। यहाँ पर मैं क्लोज करने बैठूंगा तो क्या होगा सर? यहाँ पर अगर मैं क्लोज करने बैठूंगा तो 31 मार्च को बस ये P&L के अंदर ट्रांसफर होने वाला है जितना इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट तो बड़ा आसान है। बस टोटल करके 22,500 प्लस 6,000 प्लस 6,750 प्लस 10,500 प्लस 5250 माइनस 7,500 माइनस 5,000 माइनस 3,125, सर 35,375 रुपए का जो है आपका ये हो जाएगा। चलिए सर, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। सर इसकी वैल्यू कितनी? सर देखो फीफो मेथड आप फॉलो करके चल रहे हो बच्चों, ठीक है? तो अब हमारे क्या रह होगा, गए इसकी हैं। वैल्यू निकाल के दिखा दो जरा मुझे, कितनी आनी 1000 चाहिए वाले सर? में से 900 रह गए हैं। सर अब 1,000 में से बचे हैं 900 900। रह गए हैं। 90,000 तो ये हो गए। 90,000 हाँ। और 54,500 कितना होना चाहिए? 144,500। 144,500। अब छोटा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, देखा जाए अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर का आ जाता है तो कोई तुम ये तो नॉर्मल है। 6 नंबर जितना छोटा क्वेश्चन है 5 नंबर का पूछा जा सकता है। चलो सर अगला क्वेश्चन। ओके। ये Following the provision 16 of accounting section 16, you are required to calculate the amount of interest to be इंटरेस्ट टू capitalized बी and also give कैपिटल the में journal देने entry के for capitalize the cost and borrowing. Okay sir। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की स्टार्ट करी सर 1 अप्रैल को, 6 लाख रुपए का स्पेशल लोन लेके 1 बैठे लाख का हो, स्पेशल ठीक है मिल गया सर। 12% पे। सर अमाउंट दी हुई है, ये 2 लोन हो गए, चलो पहले तो यही कैलकुलेट करूं। सर 30 लाख का 14%, 4,20,000 रुपए। 54 लाख का 16%, 8,64,000 रुपए। टोटल कर दूं 12,84,000 रुपए तो मेरा ये आ गया, ठीक है। ये मैंने क्यों कैलकुलेशन करी है सर? ये कैलकुलेशन मैंने करी है फॉर पर्पस प्रोपोर्शन ऑफ रेट के लिए कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ है। इंटरेस्ट रेट। इन दोनों का टोटल करता हूँ 84 लाख रुपीज, ठीक है। अब अदर देन स्पेसिफिक बोरोइंग जो मेरा इंटरेस्ट रेट है वो कितना होने वाला है? 12,84,000 डिवाइड बाई 84 लाख मल्टीप्लाई बाई माइनस 100। बारह फिफ्टीन लाख पॉइंट टू चौरासी एट हजार डिवाइड फाइव बाई 84 लाख परसेंटेज में निकालूंगा सर पंद्रह पॉइंट फिफ्टीन टू पॉइंट टू एट एट फाइव फाइव सेवन ठीक है, सेवन 15.2857 ऐसा कर दूं, 2 डेसिमल में ले जाऊं, 15.29% कर दूं क्या? ठीक है सर। ठीक है। इधर आ जाओ सर, 1 मई को 12 लाख रुपए का खर्चा करा दूंगा। सर 11 एक महीने का मई आ से गया हमारा साल का वेटेड एंड एवरेज। चेक कर लेना, कैलेंडर ईयर है कौन सा ईयर है। सर अब बिल्डिंग कंप्लीट हुई हमारा फर्स्ट इकतीस अप्रैल मार्च को को आया 31 मार्च 2023 को। 11 मार्च, 31 मार्च को बिल्डिंग कंप्लीट हुई, 11 बटा 11 बारह महीने। एक जुलाई जुलाई हमारा 10 इंटू ग्यारह जुलाई बटा का बारह इंटू 9 बटा 12, 9/12। 8 बटा 12, सॉरी 8 बटा 12। जुलाई मई अरे जुलाई जुलाई है ना, जून 9 9 8 अगस्त। 9 9 बाई अगस्त 12 में। अक्टूबर 6/12। 6 बटा 12, 3 एक बाई बटा 12। बारह बस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट कैलकुलेटर पे, मुझे बता दो कितना आ रहा है। सर 12 लाख रुपए का 11 बटा 12, 11 लाख आ 11 गया सर। महीने। 15 लाख इंटू 9 बटा 12, ठीक है सर। तो 22 लाख थर्ड इंटू 6 बटा 12, और 7,20,000 इंटू 1/12, ग्रैंड टोटल सर 36,35,000 रुपये टोटल बनता है। 36 अब लाख पैंतीस छत्तीस हजार लाख बन रहा पैंतीस है। हजार जो है वो टोटल बेसिकली ये इसको क्या बोलते हैं? एवरेज एवरेज में एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब मुझे क्या इसमें निकालना है? 6 लाख का सर है देखो जो हमारा स्पेसिफिक स्पेसिफिक अमाउंट। बोरोइंग है 6 लाख रुपए की, सर उसके ऊपर तो सीधा सीधा 12% बारह लगेगा। परसेंट लगाएंगे बिना कोई सोचे, 72,000 12 डन। अब ये जो 72,000। 36 लाख बचा था इसमें से 6 लाख इसको अब माइनस कितना लेके करते हैं। चलूंगा? 30,35,000 लेके चलूंगा और उसके ऊपर लगाऊंगा पंद्रह पॉइंट 13.29। उनतीस सर ये ये कितना आ हमारा जाता है? फोर सिक्स फोर फोर जीरो सिक्स फाइव फोर वन जीरो फाइव 1.5 ये आ जाता है।
टू। राउंड फिगर कर दिया बेटा मैंने। 70,000 ऐड करता हूँ बेटा, कितना आ जाता है? 5,36,000 ये अमाउंट आ जाता है। अब उसने मेरे से ये क्वेश्चन हमारी में एक चीज और सप्लाई पूछी को थी, कह रहे हैं जनरल एंट्री पास करके दिखाओ। अरे क्या है जनरल एंट्री में, कुछ है थोड़ा ना। बिल्डिंग को डेबिट बिल्डिंग को करूंगा, बैंक बैंक को को क्रेडिट बैंक करूंगा लास्ट डे पे, कितना बिल्डिंग को बारह डेबिट करूंगा? पंद्रह सताईस सर सात ये बीस सारा इन सब का टोटल बारह कर डालो, कितना आ रहा है? पंद्रह सर 12, 15, सताईस 27, 27, 27, उन्नीस 54, 54 और 7, 20, नवंबर 61,20,000, 62 सिक्सटी लाख वन लैख बीस ट्वेंटी हजार थाउजेंड के अंदर ऐड करो 5360652। कितना आ जाता है? 665606 6052। इस अमाउंट से बेटा एंट्री कर डालो। डन है? हाँ जी सर। चलो सर, कोई ऐसा क्वेश्चन नजर आया जो हमने क्लास में जिस टाइप का नहीं कर रखा, या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका कंसेप्ट हमने नहीं कर रखा? मेरे को तो अब तक नहीं आया बेटा कोई नजर। चले, 11वां क्वेश्चन। सर सूरज लिमिटेड जो है एक मशीन ऑब्टेन करना चाहता है 30 लाख रुपए की लीज पे। अच्छा सर, इफेक्टिव लाइफ मशीन की कह रहे हैं 14 साल, बट कंपनी को सिर्फ 3 साल के लिए चाहिए, और लीज 3 साल रेंटल के जो लिए है तीन चाहिए। साल एरियर में, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न 15%। कह रहे हैं चीफ अकाउंटेंट जो है वो श्योर नहीं है कि भाई लीज रेंटल का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अब आपसे एडवाइस मांगी है कि भाई लीज रेंटल का ट्रीटमेंट होना क्या चाहिए, क्या करें? फिर वही 2 कंडीशन बतानी है हमारे को, जो फिर सबसे हमारी पहले तो जो। मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। पहला हाँ पॉइंट तो जी। ये आ जाता है। यस यस सर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बात की बात है। हाँ पहला जी। ट्रीटमेंट तो यही कि फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज यस है। सर यस। ठीक है। फाइनेंस लीज तब होती है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट की वो इज फेयर वैल्यू के इक्वल बराबर टू फेयर वैल्यू ऑफ द लीस्ट एसेट। एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। इस केस में मेरे को जो है 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। 3 लाख चलो हमारे अगर पास मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल भी लूं, सर 3 लाख रुपए का उसका आप भी रेंटल दे के चल रहे हो हर साल, ठीक है, और आपको उसने एन्युटी फैक्टर दे दिया टू टू पॉइंट टू पॉइंट एट टू सिक्स तो पॉइंट एट अगर फोर मैं 3 लाख को 2.28 से मल्टीप्लाई कर भी दूं तो कितना आ जाएगा? 6 तेरह लैख एट्टी चौरासी फोर बात कर रहे हो 30 लाख की, 684। नो। ठीक है, समझ रहे हो? तो यस सर। डेफिनेटली प्रेजेंट वैल्यू इज 684, फेयर और वैल्यू इज 30 लाख। तो फाइनेंस लीज तो ये हो नहीं सकता। चलो फाइनेंस यस लीज के सर। लिए एक और कंडीशन है, उसको चेक कर लेता मेजोरिटी हूँ। लाइफ वाली। मेजर लाइफ वाला, अरे 3 साल के लिए ले रहे हो, 14 साल के, तो उसकी 14 इकोनॉमिक साल की लाइफ है। लाइफ। गया नो। ये भी। तो आपका इतना समझ में आ गया, ये ऑपरेटिंग लीज है। और अगर ऑपरेटिंग लीज है, अब मुझे बताओ हम किस एंगल से बात करके चल रहे हैं? सूरज लिमिटेड के एंगल से बात करके चल रहे हैं, और सूरज लिमिटेड मशीन लेना चाहता है। सूरज लिमिटेड लेसी है। चलो लेसी के एंगल से बात करके चले, ऑपरेटिंग लीज के अंदर क्या होना चाहिए? क्या तो एज एक्सपेंस को एक्सपेंस दिखा के चलेगा। एज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना चाहिए? एज यस सर। एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर, स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर करना चाहिए, ठीक है, लीज टर्म में, अनलेस हमारे पास कोई और सिस्टमेटिक वे है और जो बेटर सिस्टमेटिक रिप्रेजेंट करके चल रहा है कंजम्पशन यूसेज पैटर्न। कंजप्शन यूज। अगला क्वेश्चन देखो। सर पहली बात तो इसको हेडिंग चेंज करनी चाहिए, अकाउंटेंट 26 में फॉलो करूंगा इस क्वेश्चन को, मैं इसमें देखता ही नहीं हूँ। हमने इस टाइप के क्वेश्चन बेटा डिस्कस करें अकाउंटिंग यस 26 टाइम। नरेश लिमिटेड हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अरे हमने सेम क्वेश्चन डिस्कस करा। सेम ही था सर। सेम क्वेश्चन आई थिंक मैंने डिस्कस करा आप लोगों के साथ। चलो कर लेते हैं एक बार और डिस्कस। कुछ लाख नरेश और लिमिटेड एक्वायर्ड द रनिंग बिजनेस सर सुनील इसके लिमिटेड 10,80,000 में, फेयर वैल्यू नेट एसेट्स की 516 है। सर 1080 और 516 का डिफरेंस बेसिकली क्या हो गया? गुडविल हो गया। यस सर। 1080 और 516 का गुडविल है। 5,64,000 की क्या आ गई? गुडविल आ गई। 5 लाख सर नीचे आखिरी सिक्सटी लाइन में दे रखे गुडविल ऑन एक्विजिशन टू बी अमोर्टाइज ओवर 5 ईयर्स। 5 साल को मोटाइज फाइव करना है। ईयर्स में अमोर्टाइज करके चलूंगा तो 1 लाख कितना आ एक जाएगा? लाख 12,800। 1,12,800। हाँ एक जी। 12,800 माइनस कर देना इसमें से। तो अभी नेट वैल्यू आ जाएगी कैरिंग अमाउंट। ठीक है, ये आपकी क्या होनी चाहिए? कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए। कैरिंग अमाउंट सर फ्रेंचाइजी ली है जुलाई 80 2022 के अंदर 1,80,000 में। ओके सर। 6 साल में एक्सपायर होगी। एट एन एनुअल फीस ऑफ 10% ऑफ नेट रेवेन्यू, 10%। उसके अलावा एनुअल फीस भी कंडक्टिंग जाएगी फीस। कितनी? 10% ऑफ नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के बाद। फ्रेंचाइजी जो है वो 6 साल बाद एक्सपायरी होती है। क्या करेंगे सर? 1,80,000 लूंगा 1 लाख 80 हजार फ्रेंचाइजी, डिवाइडेड बाई 6 साल, उसको 6 से 30 हजार डिवाइड का करूंगा, मॉडलेशन करूंगा। 30,000 करेंगे। सर ध्यान रखना इंटेंजिबल एसेट्स में मैक्सिमम कितना? 10 साल। 10 साल। ठीक है, अगर 10 साल से ऊपर जो जा सकता है बिल्कुल जा सकता है, जस्टिफाई करना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन। नेट रेवेन्यू जो है वो 60,000 है।
अरे इसका मुझे नहीं करके चलना, ये जो नेट रेवेन्यू वाला पॉइंट है इसको कहाँ लेकर जाऊंगा, पीएनएल के अंदर लेके ऑपरेटिंग जाऊंगा, नेचर ठीक में है जी। पीएनएल में। पीएनएल के अंदर 60,000 का 10% जो है वो एनुअल फीस वहां दिखा के चलूंगा, ठीक। 20 अगस्त 2022 को 240 तो की क्या कॉस्ट इंक्लूड करी है, डिफरेंट। पेटेंट को रजिस्टर्ड करने के लिए एक्सपेक्टेड लाइफ 8 साल है। अरे सर 2,40,000 में से 30,000 माइनस कर दो ना यार, खत्म। यस दो सर। लाख दस हजार 1.5 लाख, और ये कितना आ रहा है माइनस करके, 4 × 200, सबका टोटल करना। इतना आपका किसमें जाना चाहिए, बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो पढ़ लो, मैं तो वैसे ही सॉल्व कर दिया। इंटेंजिबल एसेट का शेड्यूल बैलेंस बनाने के शीट लिए बोला था। शेड्यूल चलो इंटेंजिबल सर, एसेट के अंदर दिमाग एक्सट्रैक्ट। ठीक है। चलो सर अब अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बेटा, अभी जो समझा रहा हूँ बस सुन लेना, बाकी जब AS15 का भी रिवाइज करेंगे देख लेंगे। हेलो लिमिटेड बिलोंग्स टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंपनी ने एक्चुअरियल वैल्यूएशन कराई है फर्स्ट टाइम पेंशन स्कीम के लिए, जिसने रिवील करा कि 12 लाख रुपए का सरप्लस है सर। अब वो इस 12 लाख को ना अगले 2 साल के अंदर रिड्यूस करना चाहती है, एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ 4 लाख इंस्टेड ऑफ 10 लाख। मतलब जो एनुअल कंट्रीब्यूशन वो 10-10 लाख का करती थी, 10 लाख की जगह कह रहे हैं अब हम 4-4 लाख का कंट्रीब्यूट कर देंगे अगले 2 साल। ठीक है, 6-6 लाख रिड्यूस हो गया। कह रहे हैं जो एवरेज रिमेनिंग लाइफ है इंप्लॉइज की वो अभी 6 साल। आपको कंपनी को एडवाइस करना है फाइनलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टेकिंग द नोट ऑफ द मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि क्या करेंगे सर। सिंपल सी एक लाइन याद रख लेना बच्चे, जो भी आपके एक्चुरियल गेन्स और लॉस होते हैं, ठीक है, उसको आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे इमीडिएटली P&L के अंदर। मुझे नहीं लगता कि आपको अकाउंटिंग स्टैंड 15 के ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से कुछ पेपर में, मेरे को पर्सनली नहीं लगता है। अगर पूछेगा बस वही जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करके चलूंगा वो देख जाना, पर्सनली मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो इसका मैं क्या करूंगा बेटा, P&L के अंदर रिकॉग्नाइज करके चल लूंगा, ठीक है। चलो डन है। और ये जो सरप्लस है हमारे पास इसको क्या करके चलेंगे बेटा, क्रेडिट करके चलेंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स करेंगे आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। चलो देख लेते हैं सर क्या बोल रहा है। सूर्य लिमिटेड फॉलोज द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। It has provided the following information. A suit against the company advertisement was filed by a party on 5th April, claiming अप्रैल टू damages of 5 लाख। सर बुक्स क्लोज होंगी 31 मार्च को। तो हमारा इवेंट आफ्टर अकरिंग द आफ्टर बैलेंस द शीट बैलेंस डेट। शीट डेट, एडजस्टिंग इवेंट या नॉन बट एडजस्टिंग इवेंट, पहले तो उसकी नॉन बात करके एडजस्टिंग। चलें। एक बार चेक कर लेना कहीं कंटीजेंट लाइबिलिटी की तो बात नहीं होगी। यस सर। पूरा एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आंसर देके चलेंगे। क्योंकि ओके ये सर। वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट फंसाता है। जो सूट फाइल्ड वाला केस होता है ना, वो पॉइंट थोड़ा सा दिक्कत दे देता है। ठीक है, चलो। जो बेटा जो सूट फाइल करा गया अगेंस्ट द कंपनी, उसको क्या मैं कंटीजेंट लाइबिलिटी बोलूं। हम्म। मुझे बस इतना बताओ, क्या कंडीशन एग्जिस्ट करती थी ऑन द बैलेंस शीट डेट। नहीं सर। सर कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं करती थी ऑन द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, चलो सर मैं थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है वो रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अंदर ना हमारे पास सर दो कंसेप्ट होते हैं। कंटीजेंसी। एक तो कंटीजेंसी, और दूसरा आपके पास होता था इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट के अंदर वो यही कहता था कि अगर फर्दर एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करता है कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, तो वो एडजस्टिंग है। प्रोवाइड करना चाहिए। अदरवाइज वो क्या है, नॉन एडजस्टिंग वाला नॉन होता था। यानी एडजस्टिंग। कोई ऐसा इवेंट जो कि अकर हुआ है बिटवीन द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द बिफोर अप्रूवल। द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये होता था। अब इस केस में हम आंसर क्या होना चाहिए सूट का, आएंगे उस पॉइंट पे, नेक्स्ट पे आओ। कंपनी सेंड्स अ प्रपोजल टू सेल एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 45 lakhs in March 2023. The book value of the property is 30 lakh as on the year ended. कंपनी ने एक प्रपोजल भेजा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भेजेंगे 45 लाख रुपए में, बुक वैल्यू प्रॉपर्टी की 30 लाख है ईयर एंड डेट पे, डीड रजिस्टर्ड हुई है 15 अप्रैल के बाद। इसका क्या करेंगे, चलो ये बताओ। सर यहाँ बेसिकली सर सिर्फ प्रपोजल ही गया प्रपोजल है। ही भेजा, रियल ट्रांजेक्शन नहीं हुई हमारी ना। सिर्फ प्रपोजल ही तो भेजा है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूँ कि कंडीशन तो एग्जिस्ट करती नहीं थी ना, तो जो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी उसको तो इफेक्ट नहीं कर रहा ना। यस सर।
तो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है मुझे उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रपोजल था। सिर्फ तो प्रपोजल मैं है। 31 मार्च से पहले सेल नहीं दिखा सकता इसकी। रजिस्ट्री कब हुई है, डीड हुई है 15 अप्रैल को रजिस्टर। 15 अप्रैल को। तो इसको तो मैं क्या बोल दूंगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग ये तो इवेंट। हो गया मेरा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सर क्वेश्चन आ जाता है इसके बारे में, ठीक है। अब इसको मार्क करो जरा स्टार पॉइंट। अब इसका आंसर देखो, आपका इंस्टीट्यूट क्या देके चल रहा है, सुन लेना ध्यान से। हमने लेटेस्ट आरटीपी के हिसाब से चलना है। वो कहते हैं कि जो सूट फाइल हुआ है कंपनी के अगेंस्ट वो एक कंटीजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। वो बैलेंस शीट डेट के ऊपर एग्जिस्ट करता नहीं था। सूट जो है 5 अप्रैल को बेटा फाइल हुआ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है वो कहता है कि कंटीजेंसी जो है वो है क्या। कंटीजेंसी की डेफिनेशन बताना एक बार क्या था। कंडीशनल सिचुएशन जो बैलेंस शीट डेट के ऊपर है ना। इसका और केस ऑफ नॉन वो अकरेंस। पता लगा फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर हाँ डिपेंड करेगा, बीच में अक्कर इवेंट। और नॉट अक्कर उसके ऊपर डिपेंड करता है। यस सर। तो कह रहे हैं अब यहां पर अगर देखा जाए तो अब जो केस फाइल हुआ है, कंपनी की जो एडवर्टीजमेंट थी उसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। आपने एडवर्टीजमेंट लास्ट ईयर करी होगी, है ना, यस उसके सर। अगेंस्ट अब केस फाइल हो गया। डैमेजेस क्लेम करके बैठे हुए हैं। तो ये मेरे लिए एक तरीके से कंटीजेंट लाइबिलिटी तो है, क्योंकि अगर मैं केस हार गया मुझे पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। बट दिस इज नॉट पर्टेन टू द कंडीशन जो बैलेंस शीट डेट के ऊपर है। तो इसका कोई भी फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं है। ये क्या है, नॉन एडजस्टिंग नॉन इवेंट है। एडजस्टिंग यस, इवेंट। दिस इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। दिस इज ऑल्सो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बस आपको ध्यान क्या रखने के चलना है, जो मैंने इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करना था सर। सर देखो, नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो हम बोल ही रहे थे पहले भी। जो ध्यान रखने वाली चीज है कि आपको जब इसका आंसर देके चलना है ना, सो यू हैव टू गिव एन रेफरेंस कि भी इसको हम डिस्क्लोज कर सकते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी के बिल्कुल। लॉस। बस ये जो आगे चलना है, ठीक है। चलो आगे। सर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सर ये वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं करवा रहा सर। ये वाला क्वेश्चन तो बेटा हमने क्या करा है, ये हमने कल करा पहले है क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कल करा है हमने, ये एडवांस वही क्वेश्चन कंप्लीशन आया हुआ। कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हमने AS7 की डिस्कशन में करा हुआ है। सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। Sir, goods of 2 lakhs sold to Den Limited on 20th March, बट but एट द at the रिक्वेस्ट request ऑफ of द the buyer, बिल्डर। these goods were यस। delivered on 10th of April. उसने कहा है अकाउंटेंट को रिकॉग्नाइज ये करके बताना है कि चला। कितना अमाउंट रेवेन्यू के अंदर रिकॉग्नाइज करके चलेंगे और टोटल रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करके चलेंगे 31 मार्च 23 को। सर डिलीवरी डिलेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर। डिलीवरी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ठीक है, बायर। कंडीशन जिस दिन बिल्कुल फुलफिल हो रही है उस दिन कंडीशन। रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या मुझे ये 2 लाख रुपए रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। यस सर। सर दो करना लाख रुपए चाहिए। रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। सर 15 जनवरी को 3 लाख रुपए के गुड्स कंसाइनमेंट पे को भेजे थे। ट्वेंटी ट्वेंटी 20% परसेंट गुड्स उसमें अभी से भी रख। अनसोल्ड है। सर 240 जो 30 है में मुझे 25 रेकग्नाइज कर लेना परसेंट चाहिए, बाकी 60 नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंसाइनमेंट के केस में क्या होता है, जब थर्ड पार्टी को बेचेंगे तब रेकग्नाइज करके चलेंगे तभी सर। रिकॉग्नाइज करेंगे। चलो सर, नेक्स्ट के ऊपर आओ सर। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट के ऊपर आओ। 4 लाख वर्थ ऑफ गुड्स वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 1 December 2022। The period of the approval was 3 months after which they were considered as sold. गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस 1 दिसंबर, सर 1 फेब को टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, सॉरी 1 मार्च को टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। तो 1 मार्च को क्या मैं मान के चल लूं, 75% तक का उसने अप्रूवल भेज दिया 31 जनवरी को। 31 जनवरी तक 75% का अप्रूवल आया है। 75% तो रिकॉग्नाइज बाकी कर हम क्या देंगे। मान के चले। अब टीम रीजनेबल अप्रूव टाइम तो होगा। देखो, जहां पर कोई टाइम फिक्स नहीं होता वहां जितने। पर क्या होता है, रीजनेबल टाइम देखते हैं, जहां पर टाइम फिक्स होता है वो उस दिन का देख लेते हैं। आपने अप्रूवल भेज दिया 31 जनवरी तक 75% का, बाकी का अप्रूवल अभी तक नहीं आया। जबकि आपको अप्रूवल अगर देना था 28 फेब तक अप्रूवल दे देते आप। आपने अप्रूवल दिया नहीं है, तो ये भी क्या मान लिया जाएगा, एक्सेप्टेड है। तो पूरा का पूरा एक्सेप्टेड। 4 लाख ही जो है वो आपका रेकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज करके करके चलोगे चलो। रेवेन्यू के अंदर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द BS लिमिटेड ने गुड्स बेचे हैं डीलर्स को। एक कंडीशन थी कि इंटरेस्ट पेबल है 2% पर एनम फॉर डिलेड पेमेंट बाय द डीलर, कि अगर डीलर ने डिलेड पेमेंट करी तो कितने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 2% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10%, दैट इज 50,000 ऑन ओवर ड्यू आउटस्टैंडिंग ड्यू टू वेरियस रीजन। ड्यूरिंग द ईयर 22-23 कंपनी जो है रेकॉग्नाइज करना चाहती है पूरा का पूरा इंटरेस्ट रिसीवेबल 60,000। अच्छा सर थोड़ा सा रिकॉल करो, अब यहाँ पर कौन से पॉइंट के ऊपर कहीं ना कहीं टेस्ट कर गया, सर लैक ऑफ इंटरेस्ट वाले पॉइंट के अनसर्टेनिटी ऊपर को। कैलकुलेट कर गया। इंटरेस्ट एंड वो हमारी जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अनसर्टेनिटी पॉइंट है, है। ठीक है। बिल्कुल क्या बोला। सर एक इंटरेस्ट और जो अनसर्टेनिटी है हमारे को भी। बहुत दस बढ़िया, हजार हमारा कलेक्ट बहुत नहीं हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, ठीक है। जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी है वो सिर्फ 10% है, 50,000 ओनली, जो कि ओवर ड्यू था।
22-23 के अंदर कंपनी पूरा 60,000 रिकॉग्नाइज करना चाहिए। 60,000 रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं सर, 50,000 रिकॉग्नाइज तो करके सर चलेगी। 50,000 तो रीजनेबल ठीक है, सर्टेनिटी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 50,000 रिकॉग्नाइज करके चलेगी। एक बार बेटा बस इसको लिखना किस तरीके से है प्लीज देख लेना। ओके सर। ठीक है, एक बार पढ़ लेना लिखना किस तरीके से। सर टोटल कर देना इन सबका, उतना रेवेन्यू है जो रिकॉग्नाइज करके चलेंगे क्वेश्चन ओवर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कंसोलिडेशन है। क्या पूछ लिया कंसोलिडेशन के अंदर, पूछे देखिए जरा। सर जूम लिमिटेड ने एक्वायर करा है 70% शेयर 30 रुपए के हिसाब से। सर 15 लाख शेयर्स थे स्टार लिमिटेड के, 15 लाख में से 10,50,000 शेयर हम खरीद के बैठ गए। ठीक है, तो अगर मैं बात करके चलूं कॉस्ट की, तो 10,50,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 50। ये तो मेरी कॉस्ट पड़ गई सर। 3 करोड़ नहीं, 3 करोड़ 15 लाख तीन रुपए। पंद्रह ट्रिपल जीरो, ये मेरी कॉस्ट पड़ गई। ठीक है सर। अब अब क्या बोला हुआ है आगे देखते हैं। कह रहे हैं 15 लाख इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़, 15% डिबेंचर है सर, ट्रेड पेबल्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स लोन, लोन्स एंड एडवांसेस। ऑन द सेम डे स्टार लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 20%। अच्छा सर, इसी दिन स्टार लिमिटेड ने 20% का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। और कह रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कह रहे हैं डेप्रिशिएट करोगे 10% से, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू के ऊपर लेकर जाओगे। बताओ सर कैसे करेंगे क्वेश्चन, क्या करो। सर नेट एसेट्स निकालेंगे अभी। मुझे नेट इवेल्यूट। एसेट्स निकालने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया, नेट एसेट्स निकालें। यस सर। सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है, एसेट से शुरुआत करता हूँ। हमारा सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो डेप्रिशिएट एक करना करोड़ है पांच दस लाख परसेंट रुपए की है, लेकिन उसने बोला कि 10% डेप्रिशिएट करके चलना है। सो इसको अगर मैं रिड्यूस करूंगा 10,50,000 इसमें से, तो प्रॉपर्टी 94 प्लांट लाख इक्विपमेंट रुपीज जाएगी 94,50,000 की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ जाएगी सर। और सर इन्वेस्टमेंट मार्केट इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 6750 लाख। की है, लेकिन वो कह रहे हैं मार्केट वैल्यू पे लेकर जाओ, और मार्केट वैल्यू 90 लाख है, 90 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ले जाओ। करंट 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने की है, 1 करोड़ 2 लाख एक रुपए करोड़ की दो बेटा लाख करंट इन्वेस्टमेंट है, ये लो 1 करोड़ 2 लाख रुपए आ गया। लोनर एडवांसेस जो है 33 लैक्स, ये लो जी आ गया सर। ठीक है, टोटल करूंगा ये तो आपके आगे एसेट्स। एसेट्स इसमें से अब ट्रेड माइनस भी तो पेबल करना पड़ेगा सर। ट्रेड पेबल्स जो हैं वो आपके 82 लाख हैं 50 82,50,000 रुपए के सर, माइनस कर और डालूंगा। 15 लाख सर लायबिलिटी। उसके अलावा 15% डिबेंचर, ये भी तो माइनस करूंगा सर। तो मेरे पास देन आ जाएंगे नेट एसेट्स, जरा बेटा प्लस तीन माइनस करोड़ करके बस मुझे काफी। बताना नेट एसेट्स कितने के आ रहे हैं। 3 करोड़ 87 लाख। कितना? 3 करोड़ 87 लाख। 387, कुछ गड़बड़ है, कुछ एक गड़बड़ है मिनट। 100%। 1 करोड़ 2 लाख 33 लाख 85 लाख 50 हजार 15। सर 222 आ रहा है। 222 2 करोड़ 22 लाख। 2 करोड़ 22 लाख, ये सही है। इसका क्या करूंगा बेटा मैं? 70%। 70%, ये हमारा नेट एसेट्स के अंदर शेयर है, कितना आ रहा है? ये हमारा सर 155 1 करोड़ 55 लाख 40,000। और सर हमने डिविडेंड भी डिक्लेयर करा है 20%। अब सर आ जाओ डिविडेंड के पॉइंट पर, ये पॉइंट रह गया सर। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सेम डे डिविडेंड डिक्लेयर करा गया, हम्म। ठीक है। हाँ जी। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना तुम लोग। क्वेश्चन के अंदर सर ना तुम्हारे पास डेट ऑफ एक्विजिशन है, देख रहे हो, ना हाँ तो जी। क्वेश्चन के अंदर आपको ये बता रहा है कि भाई किस दिन हमने एक्वायर किया है। हम्म। ऊपर से क्वेश्चन के अंदर मेरे को ये भी नहीं देके चल रहा कि ये रिजर्व्स कितने हैं? रिजर्व्स कितने हैं। तो अब मैं क्या मान के चलूं? क्या मैं ये मान लूं कि भाई जो प्रॉफिट डिक्लेयर करा होगा, आपके पास सफिशिएंट रिजर्व होंगे, हाँ आपने जो जी। प्रॉफिट डिक्लेयर करा होगा वो रिजर्व में से करा होगा, यस सर। यही करना पड़ेगा। यस हम ये सर। मान के चल रहे हैं कि या फिर जो बैलेंस शीट कह सकते हो कि गिवन है, जो वो भी एक्सट्रैक्ट गिवन कंप्लीट है, नहीं हुआ। वो डिविडेंड के इफेक्ट के बाद है, ऐसा भी मान सकता हूँ। अब मुझे अगर डिविडेंड के इफेक्ट के बाद है, मुझे जो डिविडेंड मिला होगा, कहने से कि डिविडेंड विल बी आउट ऑफ द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। हाँ जी और सर। अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होनी चाहिए। यस सर। 15 लाख के शेयर्स के ऊपर 1.5 करोड़ के ऊपर 20% डिविडेंड हो गया 30 लाख रुपए। हाँ जी। हमारा हो गया 70% उसका 21 लाख रुपए। यस ट्वेंटी सर। वन लाख रुपीज मेरे को डिविडेंड मिलने वाला है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इसमें से 21 लाख माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि वो आउट ऑफ प्री एक्विजिशन है। तो मेरे को जो कॉस्ट लेनी चाहिए अपनी एक्चुअल में कितनी लेनी चाहिए, 3 करोड़ 15 लाख। इसमें से माइनस माइनस ट्वेंटी कर वन दूं मैं लैक्स 21 लाख रुपए बच्चे।
ठीक है, तो सही ये है। मेरे को अपनी कॉस्ट लेनी चाहिए, और मेरे को इसका 2 कंपैरिजन करोड़ किससे करना चाहिए, नेट एसेट्स इस अमाउंट जो से मेरा करना शेयर चाहिए। है। जो रिजल्ट आएगा बेटा वो आपका गुडविल आएगा, या गुडविल ही आएगा। चलिए, फिर ये हमारा आया 2 करोड़ 94 लैक्स टू करोड़ 94 लैक्स माइनस। माइनस करके कितना आ रहा है, ये तो 60,000 बन रहा है एंड में तो, 38, 138,600, 60,000 हाँ जी सर। गुडविल है क्या, खत्म। सर ये तो बुक का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ये मुझे बुक का क्वेश्चन लग रहा है बेटा, बुक जैसा ही क्वेश्चन लग रहा है। कॉल्स इन एरियर वैल्यूज चेंज है, ये बुक जैसा ही क्वेश्चन है बेटा। डज नॉट मेक सेंस बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा यार इस टाइम पे। इन्वेंट्री वैल्यूड कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवरेज लोअर 7,05,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बिजनेस एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन दे रखी है, डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन क्रिएट करनी है, टैक्स। बेटा मैं चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन जरा खुद से करो, इस बहाने तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा एक बार बैलेंस शीट, शेड्यूल 3। ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग अप दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन नहीं यस करवा रहा। सर, मैंने एक पूछना था, जो हमारा प्रोविजन आता बट डेट फॉर डेट से वो हम लेस करके दिखाते हैं ना ट्रेड रिसीवेबल में से। जी जी। एक पता नहीं मैंने क्वेश्चन लिखा था वहाँ प्रोविजन उसमें दिखाया था, उसमें शॉर्ट नहीं टर्म पाते। प्रोविजन। आई थिंक मैंने। बच्चे मैं आपको बताता हूँ जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन अब, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को बेटा ये एक उसके अंदर भी दिखा देते हैं। देखो दो जगह पे इम्पैक्ट जाएगा अल्टीमेटली प्रोविजन का आपका। हाँ जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बात करके चलो, आप प्रोविजन क्रिएट करके चल रहे हो, प्रोविजन हाँ किस में जी। से क्रिएट करोगे, पी एंड एल में से क्रिएट करोगे, P&L में से, यस। तो अदर एक्सपेंसेस के अंदर भी चला जाएगा आपका प्रोविजन। हाँ जी सर, वहाँ पे और तो जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस होगा। हाँ जी हाँ जी। आपने यही करके आना है, ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस और अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। हाँ। नहीं, वहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाया था ना, बस वही मैंने पूछ रहा था अभी। चलो सर, होता तो वैसे। अगला क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आप नहीं दिखा के आप बेटा अदर में हाँ ले जी हाँ जी। जाओगे, और उसे ट्रेड में से माइनस कर दोगे, ठीक है, तो हाँ कोई जी हाँ दिक्कत जी। नहीं है। ओके सर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर। मुक्ति लिमिटेड एक नॉन लिस्टेड कंपनी है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री कैश कैश इक्विवेलेंट शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल्स पी एंड एल 10% डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड लोन ट्रेड पे बस 21 अप्रैल को कंपनी ने बायबैक अनाउंस करा 15,000 शेयर का 15 रुपए के हिसाब से, कह रहे हैं उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट बेचेंगे 2.5 लाख रुपए में। ठीक है चलो सर, इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लैख अकाउंट फिफ्टी है। थाउजेंड टू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट टू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख। 2 लाख टू प्रॉफिट रुपीज एंड लॉस 50,000। टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 50,000। इन्वेस्टमेंट बेसिकली कितने का, 50,000। 50,000 रुपये। सर ये एंट्री किस दिन हो जाएगी, ध्यान रखना डेट लिख कर आनी है, डेट गिवन है, ट्वेंटी नरेशन लिख कर आना। फर्स्ट आपने क्या करा, ट्वेंटी 25 अप्रैल फर्स्ट को कंपनी ने टारगेट अचीव कर लिया बाईबैक का। अच्छा 25 अप्रैल को बाईबैक का टारगेट अचीव हो गया, तो बाईबैक की एंट्रीज तो पास करके चलनी है। 25 हमारी है, 25 अप्रैल चलो को। सर, क्या करेंगे इक्विटी शेयर बाईबैक की कैपिटल। एंट्रीज, मुझे इतना बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल पे करेंगे डेबिट। इक्विटी प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट कितने से, 15,000 × 15। 1 लाख का 15%, 15,000 हो गया, सीधे सर सीधे गिनना पंद्रह है, हजार इंटू 15,000 हो पंद्रह गया। 15,000 × 15 सर, 10 का शेयर है, दो 5 पे पच्चीस एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑन बायबैक प्रीमियम हो गया। 5 रुपए प्रीमियम। तो हमारा हो गया ये। तो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट हाँ जी। 15,000 ये इंटू 10, डेढ़ पंद्रह लाख हजार रुपए इंटू दस 1.5 लाख रुपए। 75,000 रुपए, 15,000 × 5, 2,25,000 रुपए। 2.25। इसके बाद क्या करूंगा बताना जरा। इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। 2.25 दो इक्विटी शेयर पच्चीस बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, बहुत बढ़िया। पेमेंट कर देंगे 2,25,000 रुपए की। देन प्रीमियम राइट ऑफ कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम को से। राइट ऑफ करेंगे सर, मेरे पास प्रीमियम किसे राइट ऑफ कर सकता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर देंगे, हाँ तो सिक्योरिटीज हाँ। प्रीमियम को यूज कर सकता हूँ। यस सर। सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी प्रीमियम ऑन टू बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक 75,000 75,000। 75,000, 75,000 और फिर नॉमिनल वैल्यू खत्म, ट्रांसफर करेंगे CRR में। बहुत बढ़िया। अब मेरे पास पी एंड एल में भी सरप्लस पड़ा है, जनरल जब भी पड़ा है, जनरल जब में पड़ा है 2.5 लाख रुपए, जनरल जब यूज जनरल कर जब लूँ। यूज कर लेते हैं। यस सर। जनरल जब टू सी आर और नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफर 1.5 लाख रुपए। 1.25। अरे डेढ़ ना बेटा, 1.25 फिर क्यों, 2.5 का पड़ा है जनरल जब, 1.5 लाख है नॉमिनल वैल्यू बच्चे। अच्छा हाँ, वो 1.25 लग रहा, सी हाँ आर जी आर में डेढ़ तो लाख बेटा नॉमिनल वैल्यू जाएगी ना। हाँ जी हाँ जी, नहीं सर वो मेरे को 2.5 दिखा ना वहाँ पे, तो गलत नहीं हो नहीं गया। नहीं, ठीक है, चलो। अच्छा वो हैंड राइटिंग का फर्क पड़ा।
हाँ जी सर। चलो सर आगे। 1 मई को कंपनी एक बोनस शेयर इशू कर रही है फॉर एवरी 8 शेयर होल्ड। अच्छा सर। तो हमारे पास यहाँ हो गए 75,000 इंटू 1/8। 75,000 कैसे बच्चे, क्या बात कर रहे हैं बेटा। सर बायबैक नहीं करे हमने। सर बाईबैक 15 करे। सॉरी सॉरी। 1 लाख में से 15 गए तो 85 बचा ना, सिली हाँ मिस्टेक। जी सर। 85 इंटू 1/8 35 1/8। कितना आ रहा है? 85 बाई वन बाई दस एट कितना आ रहा 10,625 है? 10,625 शेयर बाई वो कर रहे हो, बोनस दे रहे हो। बोनस दे नॉमिनल रहे वैल्यू हैं। कितनी? दस उनको रुपए 10। 106250। एंट्री क्या पास कर दूंगा, बस इतना बता दो सर। सीआरआर में से दे CRR टू देंगे, बोनस सीआरआर टू टू शेयर बोनस टू होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस टू शेयर इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल इक्विटी शेयर सब। कैपिटल। आखिरी क्वेश्चन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। As a part of the reconstruction scheme of Getting Better Limited, the following terms were agreed upon. Shareholder शेयर to receive होल्डर in lieu of the present holding 10,000 shares of 50 each. 15 को ठीक लिखिए। है। 15,000 fully paid shares of 10 each. ओके। 12% fully paid preference share to the extent of 2/5 of the shares. हम्म। To pay 50,000 and 50,000 transfer the ट्रांसफर remaining to टू reconstruction account. इंस्ट्रक्शन अकाउंट। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए है। कह रहे हैं राइट डाउन राइट डाउन करोगे करिए 50 पे। 50 से 100। रीजनल वैल्यू 50 100 रुपए। 14% डिवेंचर 2 लाख रुपए के लोन अलॉन्ग वेव विद ऑफ एक्रूड 3/4। इंटरेस्ट वेव ऑफ कर देंगे। 3/4 ऑफ द अमाउंट और रिमेनिंग कैश में पे कर देंगे। बस एक एक करके बेटा स्टार्ट कर दो। यस सर। क्या होगा सर? ये इक्विटी शेयर की बात हो रही है यहाँ। इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए वाला सर? 50 रुपए वाला शेयर। 50 रुपये वाला। 10,000 10,000 को 50 रुपीज वाला शेयर, 10,000 इंटू 50 हो गया 5 लाख रुपए। टू सर बदले में क्या दे रहे हो उसको सर? टू इक्विटी शेयर सर कैपिटल इक्विटी दस शेयर रुपये वाली। कैपिटल की दे के चल रहे हो। दस दस रुपये रुपए वाली वाला 15,000। 1.5 लाख रुपए। और दे रहे बारह हैं परसेंट फुली प्रेफरेंस शेयर 2/5 कैपिटल। ऑफ द टोटल इक्विटी तो शेयर्स। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 2/5 ऑफ द इक्विटी शेयर। 4,000। इक्विटी शेयर का 2/5 बोला। इक्विटी शेयर कितने थे? 15। 15,000, है ना? सर 10,000 है ना अब उसके। 2/5 किसका लेकर चलेंगे? इसका। जो उसके पास ध्यान एग्जिस्टिंग रखना। है। बिल्कुल। ठीक है, एग्जिस्टिंग का लेके चलना, गलती से ऊपर वाला 15,000 का मत ले लेना। तो 2,000 इंटू बटा कितना चार बताओ? हजार ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये 10,000। बेसिकली 5 लाख की इक्विटी शेयर थी। 5 लाख का टू हाँ बाई फिफ्थ जी। कितना हो गया बेटा? तो दो फिफ्थ लाख हो हो गया गया। हमारा 2 लाख रुपए हो गए। 2 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल रहा और बाकी कैश हूँ। में आगे क्या बोल रहे हैं? कह पचास रहे हैं हजार कैश 50,000 दी। रुपये कैश दिया, बैंक लिख दूंगा। देन कैपिटल बाकी कहाँ चला रिकंस्ट्रक्शन। जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर चला जाएगा बाकी। कितना चला जाएगा? 1 लाख। खत्म एंट्री। बेटा देखो, बस प्रेफरेंस शेयर। आरटीपी मुझे तो पर्सनली मुझे तो बड़ी आसान लगी। आरटीपी मुझे नहीं पता, बट मेरा तो आरटीपी का, आरटीपी से मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। यस सर। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बच्चे? उसको दिया हमने। राइट तीन डाउन कर लाख दिया। रुपए क्या करूंगा तो सर? 8% प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैपिटल 50 रुपए क्रेडिट में। करूंगा। 50 रुपए इस बार। 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख। और बाकी टू 1.5 लाख कहाँ जाएगा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर खत्म। 14% डिबेंचर अलॉन्ग विद एक्रूड इंटरेस्ट बोला हुआ। चलो सर। हाँ जी। 14% डिबेंचर डेबिट 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 56 लाख। एक्रूड इंटरेस्ट कितना? 56,000। टू थ्री रिकंस्ट्रक्शन। फोर्थ वेव ऑफ करके चल रहे हैं, बाकी और पैसा उनको देके चल गेम रहे हैं। लगे। तो जो वेव ऑफ करके चल रहे हैं वो 2 रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, बाकी बैंक के अंदर। बैंक 192 हमारा वेव ऑफ कर दिया। 256 का 75%, 192 वेव ऑफ हो गया। 64,000 यहाँ आ जाएगा फिर। आखिरी एंट्री क्या हो जाएगी सर? रिकंस्ट्रक्शन को किस में ट्रांसफर कर रिकंस्ट्रक्शन दूं? की सब सीआर में यूज हो। ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन टोटल किया कर हुआ लेना है। बेटा, एंट्री हो जाएगी आपकी। आरटीपी बेटा खत्म हो गई है। मेरे को लगता है मैंने आई थिंक 1 आवर, ज्यादा हम्म। टाइम नहीं लगाया। 1 आवर 10 मिनट्स मैक्सिमम होंगे आरटीपी में। ठीक है। आरटीपी होगा। चलो ठीक है, एंडिंग द सेशन।